दोस्तों, मैं अनिरुद्ध कुमार। समय ना मिलने की वजह से हम आपके साथ में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। बड़ा कष्ट है देश की स्थिति को देखते हुए। कोरोना महामारी तो एक बहाना है, लेकिन वास्तविक में जो भारत की छवि है, हमारे देश में 70-75 सालों से 80 सालों से राज्य चल रहा है। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, कई सरकारें राज्य कर रही हैं, लेकिन देश में बड़ी बड़ी बातें करते थे लोग। हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने साइंस एंड टेक में इतने आगे बढ़ गए, हमने सामाजिक विकास किया, मैंने राजनीतिक विकास किया, आर्थिक विकास किया, रोड बनाए, इंडस्ट्री बनाए, कृषि में हमारी इतनी उपज बढ़ गई, गेहूं में इतनी हो गई, धान चावल में इतनी हो गई, आलू दाल हम 1 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं। कोई मतलब नहीं है। आज जो देश की वास्तविकता है वो आपके सामने है। देश की स्थिति रोड पे घूम रही है। जो हमारी स्थिति है, इसको ज़बरदस्ती हम अच्छा बनाने के लिए जो फाइलों में काम करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हकीकत है वो रोड पे आज है, देखिएगा। और इसमें सरकारों की ही गलती नहीं, कहीं ना कहीं हमारा भी सहयोग है। हम लोगों ने कभी उस चीज़ को समझा नहीं, झूठे वादे, अंधविश्वास में जीते रहे, विश्वास करते रहे कि वाकई में हमारे सामने जो हमें दिख रहा है वही है। लेकिन वास्तविक जो है, जो वास्तविकता है देश की, वो आज है। हम अपने लोगों को भोजन नहीं करवा पा रहे, पानी नहीं पिला पा रहे, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान की बात। भारतीय संविधान हम पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में पढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे अच्छा संविधान। ऐसी कोई बात नहीं है जो भारतीय संविधान में कहीं नहीं गई है। ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है जो भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। लेकिन वास्तविकता में क्या ये सब खोखले हैं या झूठ ही है? वास्तविकता में क्या किसी को इसका लाभ मिल रहा है? वास्तविकता में वो व्यक्ति जिसको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, मूल अधिकार को देख लीजिएगा। इसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लीजिएगा। ये जीवन जीने के लिए 2 आधार मूल तत्व बताए गए संविधान में कि ये 2 चैप्टर, ये 2 भाग, ये 2 विषय मनुष्य के जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा क्या है? नहीं है ना। मूल अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है आर्टिकल 32। भारतीय सुप्रीम कोर्ट कहता है हम आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहते हैं कि हम आपको कल्याणकारी बनाएंगे, हम आपका कल्याण करेंगे, हम आपको किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन वास्तविक में ऐसा क्या है? आज लोग उन मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए, मूल अधिकारों की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको स्पष्ट बोल दे रहा है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करवा सकते हैं, हम सरकार को आदेश नहीं दे सकते हैं। एक तरफ मूल अधिकार के संरक्षण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हवाला देते हुए लोगों को वापस करना। क्या ये लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं है? लोगों के साथ में झूठापन नहीं है? किताबों में लिखने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। वास्तविकता में ज़मीनी स्तर पर ही काम करने से कुछ भी हो सकता है। वास्तविक में जो गांधी जी ने ट्रस्टी सिद्धांत की बात की थी, अगर आज हमारे देश में वो लागू होता तो मुझे लगता है कि स्थिति कुछ दूसरी होती। क्योंकि विकास की जो जड़ें होती, विकास की जड़ें वो ज़मीनी स्तर से उत्पन्न होती। हालांकि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पौधे को रोपा जाता है तो उसको ज़मीन में ही रोपा जाता है। जड़ें पहले अंकुरित होती हैं, इसके बाद में अपने तना को उत्पादित करती हैं। इसी प्रकार से किसी भी देश का विकास होना चाहिए था। आज देख लीजिएगा देश की स्थिति। हमारे पड़ोसी देश, जिनको अपनी स्थिति इतनी नाजुक है उनकी स्थिति की, उसके बारे में क्या बात करें। पाकिस्तान को देख लीजिएगा, 500 रुपये वहाँ पे टेस्ट का लग रहा है। बांग्लादेश में 300 रुपये लग रहा है। ईरान, अफ़गानिस्तान वगैरह देश, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, हर जगह फ्री टेस्ट करवाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं। और हमारे यहाँ 4500 रुपये चार्ज लिया जा रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारी स्थिति विश्व में सबसे दयनीय है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो शोषणकारी नीतियाँ हैं, केवल लाल फीताशाही, फाइलों में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, भाषण में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। देश की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, देश के लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, सड़कों पे चल रहे हैं, मर रहे हैं। जितने इन बीमारियों से नहीं मर रहे हैं, जितने लोग भूखों से मरे जा रहे हैं, प्यास से मरे जा रहे हैं, 1200-2000 किलोमीटर लोग पैदल चल चल के अपने घर पहुंच रहे हैं, और अंत में उनको भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त हैं, सरकारें अपनी मस्ती में मस्त हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने में व्यस्त हैं।
लेकिन उनको वास्तविक में जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है क्या उपलब्ध करवाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। आते हैं केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन वास्तविकता में कोई काम करना नहीं चाहता है। मज़दूरों को मरने और तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। केवल सरकार चंद लोगों के लिए है और चंद लोगों के लिए ही काम करती है। क्या ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है, स्वयं विचार कीजिएगा। और सरकार ही नहीं इसके लिए जिम्मेदार है, वो प्रशासन जिसमें हम जैसे लोग जाते हैं, गरीबों को सदैव जो है कुदृष्टि से देखते हैं, कहते हैं गरीब है। अरे गरीब किसने बनाया उनको? कौन उनको नहीं रईस होने दे रहा है? कौन उनको नहीं सामर्थ्यवान बनने दे रहा है? उनकी आर्थिकी कमजोरी का कारण कौन है? कभी इस चीज़ पे विचार नहीं करते हैं, ना तो हम और ना ही हमारी सरकारें। केवल फाइलों में हम काम करते हैं। आज भूखों लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिनको तत्काल प्रभाव से भोजन की ज़रूरत है, उनके लिए भी हम फाइलबाजी कर रहे हैं, उनके नाम लिख रहे हैं, उनका रजिस्टर्ड बना रहे हैं, डीएम के साइन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के साइन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब तक उन लोगों की मौत हुई जा रही है, भूख किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, वो अपने समय से आती है और मनुष्य को नष्ट कर देती है। मनुष्य को क्या, हर किसी को नष्ट कर देती है। आग जलने के बाद में लकड़ी के आने की प्रतीक्षा करती है, ये उचित है, लेकिन लकड़ी पड़ने के बाद में उसको जलाने के लिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वह स्वयं जला देती है उसे। देश की जो राजनीतिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो जैसा है वो हमारे सामने है, अर्थात जो हमारा अंधकार था वो मिट गया है। फाइलों में ही सब कुछ करने से नहीं हो जाता है। सरकारें प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, सब एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे पर विरोध, एक दूसरे का पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। आप ही देख लीजिएगा, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे लोग? किस पर विश्वास करेंगे? लोग जो है विश्वास सरकारों पे करते हैं, सरकारों के वादों पे करते हैं, की गई घोषणाओं पे करते हैं। क्या वास्तविक में किसी को कुछ मिला? एक राशन कार्ड, एक योजना, एक राशन कार्ड से पूरे भारत में सबको अनाज मिलेगा? क्या ऐसा हो रहा है वास्तविक में? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण है। संकीर्णता ही केवल देश के बर्बादी का कारण है। वास्तविक में देश में कुछ भी नहीं है, केवल झूठे वादे, झूठे काम, दिखावा फाइलों में है। और ज़मीनी स्तर पे जो है वो सामने दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और वो लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से विश्वास करके अपना तन मन धन सब जो है सरकारों के ऊपर न्यौछावर किया। जैसे हम कहते हैं किसान, मजदूर परेशान, गरीब, उन लोगों के लिए बजट में उन लोगों के लिए पैसे की घोषणा की जा रही है। देश में जो लोग बैठ के खा रहे थे, मंदिर के पुजारियों के लिए घोषणा की जा रही है, लेकिन मरने वाले किसानों और रोड पे तड़पने वाले गरीब, बेसहारा, मजबूरी से परेशान, प्यास की बूंद के लिए पानी से तड़पते हुए लोगों के लिए पानी की घोषणा नहीं की जा रही है। केवल एक दूसरे पर दोषारोपण, बॉर्डर सील करवाए जा रहे हैं इस प्रकार से जैसे पाकिस्तान से इंडिया में कोई प्रवेश कर रहा है। आतंकवाद की घटना है। अरे वास्तविक आतंकवाद तो ये है जो सरकारें और सरकार के लोग आज इन सामान्य मनुष्य के ऊपर जो आतंकवाद फैला हुआ है, एक आतंकवाद से उनके लिए क्या कम होगा? आतंकवाद से भी बुरी स्थिति है देश की। लग रहा है प्रत्येक घर में आतंकवादी फैला है, प्रत्येक घर में एक आतंकवादी घुस गया है, सड़कों पे आतंकवादी आ गए हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, पैदल भटक के आए हैं, कैसी तरीके से पहुंच रहे हैं घर में। अब राज्य जिला स्तर पर बॉर्डर सील करवा दिए गए हैं। क्या है ये आतंकवाद से कम नहीं है। मनुष्य के जीवन को तहस नहस करने की ये सारी प्रक्रियाएं जो रची गई हैं, इनको ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा, मनुष्य क्या माफ़ करेगा? आज ईश्वर भी रो रहा होगा बैठ करके। अगर इस संसार में ईश्वर का कोई अस्तित्व है, प्रकृति का कोई अस्तित्व है, तो वो भी रो रही होगी कि हमने इस पृथ्वी पर ऐसे एक प्राणी को बनाया जो स्वयं अपने लिए भक्षक, अपने लिए रक्षक ना होकर के भक्षक बन गया है, गरीबों को खा रहा है। सबसे बड़ा भक्षक मानव ही बन गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आंखों में आंसू के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सत्ता पे बैठे हुए लोग अपनी सत्ता की मस्ती में चूर हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठ करके दालें बांट रहे हैं, 80-80 करोड़ लोगों को भोजन करवा रहे हैं। वास्तविकता में क्या है, आप स्वयं विचार कीजिएगा। नमस्कार।